मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। बीजेपी को देश के लिए खतरा बताने वाले शख्स खुद बीजेपी में जा मिले। मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसने कई मजबूत ऐसे फैसले लिए जो आज से पहले नेता फैसले लेने से शायद डरते थे। अब यहाँ सियासत के मैदान में कुछ पहलुओं पर चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। एमआईएम पर लगने वाले बी टीम का टैग, पॉलिटिकल मेच्योरिटी, ये सियासी शऊर का शब्द इस बात के साथ समझना आसान हो जाएगा। तफसील से बात करेंगे आज इसी विषय पर, आखिर तक वीडियो ज़रूर देखें। जो शख्स कभी आम आदमी पार्टी का सबसे ताकतवर चेहरा माना जाता था, जिसे लोग डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर तक कहते थे, आज वही शख्स अपनी पुरानी पार्टी को सबसे बड़ा झटका दे चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर राघव चड्ढा ने ऐलान किया कि राज्यसभा में आपके 2/3 सदस्यों के साथ मिलकर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उनके साथ संदीप पाठक और अशोक मित्तल जैसे नेता भी नजर आए और चड्ढा का दावा है कि हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम सहाने और स्वाति मालीवाल जैसे नाम भी इस फैसले का हिस्सा हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चड्ढा ने सिर्फ पार्टी नहीं छोड़ी है, बल्कि सीधा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि वो आपकी गलतियों और जुर्मों का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे और पार्टी भ्रष्ट नेताओं के हाथ में चली गई है। ये वही राघव चड्ढा हैं जो कभी अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी माने जाते थे। पंजाब में 2002 के चुनाव के दौरान उन्होंने पूरा कैंपेन डिज़ाइन किया, कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर मैसेजिंग तक हर जगह उनका दबदबा था। भगवंत मान ने भी मुख्यमंत्री बने, लेकिन सियासी गलियों में बात होती रही कि असली पावर चड्ढा के पास ही है। उन्हें राज्यसभा भेजा गया। चंडीगढ़ में उन्हें एक शानदार सरकारी बंगलो भी मिला, जिसे पावर डेन तक कहा जाने लगा था। कहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स उनके घर जाकर मीटिंग करते थे। आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर तक में उनका रोल बताया गया। अपोजिशन ने उन्हें एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी तक कह दिया था, लेकिन सियासत में वक्त बदलते देर नहीं लगती। 2024 के लोकसभा चुनाव के आसपास कहानी बदलनी शुरू हुई थी और जब केजरीवाल गिरफ्तार हुए, चड्ढा यूके चले गए आंख की सर्जरी का नाम बताकर, और वापस आकर भी कैंपेन में ज़्यादा एक्टिव नहीं दिखे। फिर धीरे धीरे पंजाब में उनकी पकड़ कम होने लगी। मनीष सिसोदिया को पंजाब का इंचार्ज बनाया गया और फैसले लेने की पावर उनके हाथ से निकलती चली गई। 2025 के बाद तो हालात ये हो गई कि उन्हें अपना सरकारी बंगलो भी छोड़ना पड़ा था। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब राज्यसभा में उन्हें डेप्यूटी लीडर के पद से हाल फिलहाल में हटाया गया और उनकी जगह अशोक मित्तल को दे दी गई। इस पर चड्ढा ने खुद कहा था कि मुझे हराया नहीं गया, बल्कि मुझे चुप कराया गया है। पार्टी के अंदर से भी आवाज़ आई कि चड्ढा अपने लिए राज्यसभा में बड़ा पद चाहते थे और जब ये नहीं मिला तो उन्हें अलग रास्ता चुन लिया। अब आते हैं असली मुद्दे पर। असदुद्दीन ओवैसी या एमआईएम को बीजेपी की बी टीम, ये इल्ज़ाम कांग्रेस ने लगाया, टीएमसी ने लगाया, आरजेडी ने लगाया, लगभग तमाम अपने आप को सेक्युलर बताने वाली पार्टियों ने लगाया और आम आदमी पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों ने भी ये इल्ज़ाम के नज़्म बाकायदा पढ़े हैं। मगर भाजपा को गाली देकर जनता का भरोसा जीतना, फिर उसी भरोसे की भुर्जी बना के खा लेना, ये पैटर्न बार बार नज़र आने लगा है। इसके बावजूद भी ये नैरेटिव जोरों पर है कि सेक्युलर बेल्ट में मुसलमानों का विश्वास बरकरार रखना ही उनके संवैधानिक अधिकारों का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है। ये धोखा नहीं तो और क्या है। आसमान की सताइश करके परिंदों का भरोसा जीता गया, फिर प्रदूषण लिए उड़ने वाले हवाई जहाज़ के कप्तान बन गए। ये निकले कहाँ से हैं? आम आदमी पार्टी, जो अपने आप को सेक्युलर बोलती थी। ये वही आम आदमी पार्टी है जो 2020 के दिल्ली दंगों के वक्त में दिल्ली में हुक्मरान थे, काबिज थे, मगर इसके बावजूद भी इन्होंने मुसलमानों के हुकूक की पामाली की और एक लफ्ज़ उनके समर्थन में नहीं कहा। सारे लोग जानते हैं कि दिल्ली दंगों के वक्त केजरीवाल किसी कोने में मुंह दबाए बैठे हुए थे। खैर, ज्योतिरादित्य सिंधिया कहाँ से निकले थे? कांग्रेस से, जो भाजपा से जा मिले। ऐसे कई सारे नाम हैं जो आपको राजनीति में दिख जाएंगे, जिन्होंने पहले जनता के सामने भाजपा को गालियां दी, फिर जनता का भरोसा जीता और बाद में धीरे धीरे जाकर के बीजेपी के आंगन में खेलने लगे। किसी का कुछ नहीं जाता है। वो सारे लोग जो तराजू के एक पल्ले की तरफ झुके हुए हैं, उनके ख्यालात कहीं ना कहीं इसी कड़ी से जाकर मिल जाएंगे। मगर बात आती है महज मुसलमानों पर। वो मुसलमान जिसके लिए राजनीति में किस पे भरोसा किया जाए, इसकी निशानदही आज तक साफ नहीं हो पाई है।
किसी भी सेक्युलर दल पे आप भरोसा करके देख लीजिए। अभी हाल फिलहाल की बात है, बिहार में जब राज्यसभा चुनाव होने वाले थे तो वो MIM जिस पर बीजेपी का बी टीम लगा, जो ढोल नगाड़ा लेकर महागठबंधन के पास पहुंची थी कि उसे शमूलियत दी जाए, मगर इसके बावजूद भी उन्हें ठुकराया गया। और ठुकराए जाने के बाद भी वही MIM ने बिहार की असेंबली में जब राज्यसभा की बात आई तो वोट दिया जाकर, और उन चारों MLAs ने वोट दिया। मगर वो 4 MLAs महागठबंधन के गायब रहे, जो अपने आप को सेक्युलर बताते थे, जिनकी वजह से बीजेपी ने 5 की 5 सीट राज्यसभा की जीत ली। यहाँ पर राजनीतिक मैदान समझना मुसलमानों के लिए आसान हो जाना चाहिए। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुसलमान अब भरोसा करें तो किस पे करें, क्योंकि ये राघव चड्ढा वही नाम है जिन पर कई सारे मुसलमान भी भरोसा करते थे और ये समझते थे कि कहीं ना कहीं इनमें काबिल लीडर की वो बात है। मगर वो तो भाजपा का समर्थन कर बैठे, वही भाजपा जो मुसलमानों को किसी लायक भी नहीं समझती और ना ही उनके संवैधानिक हुकूक को उन्हें देने के लायक समझती है, या फिर उन्हें खुद संवैधानिक अधिकार के लायक समझती है। अब फैसला आप पर है कि आप इन तमाम चीज़ों से क्या नतीजा अक्स करते हैं और राजनीति में अपने लिए किस शख्स का या किस राजनीतिक दल का तयन करते हैं। ज़रा सोच के देख लीजिए कि ऐसे कितने ही नाम और भी हैं जो पोशीदा तौर पर बीजेपी से हाथ मिला चुके हैं। बस फ़र्क ये है कि उन्होंने अभी तक राघव चड्ढा की तरह ऐलान नहीं किया। आपकी प्रक्रिया नीचे कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, नए मुद्दे पर फिर से बात होगी। मैं जर्नलिस्ट मजहर, आप देख रहे थे मुस्लिम सियासत।